हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के एमए सेमेस्टर 4 के जेंडर एंड सोसाइटी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका सोशोलॉजी का इलेक्टिव पेपर है और ये 2023-24 का पेपर है। आपका लास्ट ईयर का ही ये पेपर है, इसे हम डिस्कस करेंगे। ये आपका पेपर कोड मेंशन है। अगर आपने जेंडर एंड सोसाइटी को एज एन इलेक्टिव पेपर लिया है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप बीए के भी स्टूडेंट हैं और बीए सेमेस्टर 6 में अगर आप सोशोलॉजी ले रहे हैं तो भी आप जेंडर एंड सोसाइटी पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो पेपर है आपका बीए एमए एज वेल एज आपके पीजीटी, आपके नेट और आपके सीयूईटी सोशोलॉजी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किताब द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखक कौन है? फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द बुक सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इज। ऑप्शन है आपके एरॉनसन, विल्सन, वेस्ट, जिमरमैन, केसलर, मैकन, कैन्ना, पीटर बर्जर एंड लेकमैन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी रिपीटेटिव है, कई बार एग्जाम्स में ये रिपीट की गई है, पूछी गई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पीटर बर्जर और लेकमैन की बुक है। ये आप लर्न कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप पीटर बर्जर और लेकमैन की और भी कोई इम्पॉर्टेंट बुक है उसे लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें और राइटर ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, आप उनकी बुक्स को भी देख सकते हैं। इससे आप एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि उसे स्त्री बना दिया जाता है। एक स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि उसे स्त्री बना दिया जाता है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये किसने कहा है? One is not born a woman, but rather becomes one. Who said this? स्त्री जो है वो पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है, ऐसा किसने कहा है? One is not born a woman, but rather becomes one. ये किसने कहा है? और ऑप्शन है आपका सुजैन बी एंथोनी, मार्गरेट मीड, रॉबर्ट स्टोलर और सिमोन डे बुआ। तो ये जो है, ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जेंडर एंड सोसाइटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट भी बहुत बार रिपीट किया गया है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ये आपकी बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट थिंकर है सिमोन डे बुआ, उनका स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें, ये इनका स्टेटमेंट है। और आप इनकी बुक को भी लर्न कर सकते हैं। ये जितने भी थिंकर आप देख रहे हैं इनकी बुक्स को आप लर्न कर सकते हैं। सिमोन डे बुआ बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है अगर आप जनरल सोसाइटी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के कल्याण के लिए महिला संविधान द्वारा बनाए गए निम्नलिखित कानूनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग लॉज मेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1958 और 55। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो ये आपका हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम है वो करेक्ट होगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। महिलाओं के कल्याण के लिए ये जो है वो बनाया गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AIWC, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AIWC? इसका क्या फुल फॉर्म है ये बताना है आपको। ऑप्शन है ऑल इंडिया वुमेन कन्वेंशन, ऑल इंडिया वुमेन कम्युनिटी, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया वुमेन्स कांग्रेस। क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो कन्वेंशन है, कमेटी है, कॉन्फ्रेंस है या फिर कांग्रेस है? इसका करेक्ट आंसर है ये आपका ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित एक मासिक समाचार पत्र कौन सा है? Which one is the monthly newsletter published by the National Commission of Women, NCW? ऑप्शन है आपका आवाज, सम्मान, महिला सम्मान और राष्ट्रीय महिला। तो इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट होगा? जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो आपका पब्लिश करता है मंथली, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है कौन सा एक समाचार पत्र है जो वार्षिक पत्रिका वो पब्लिश करता है, वो कौन सी है? तो वो राष्ट्रीय महिला है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली नारीवादी कौन थी? हु वॉज द इंडियाज फर्स्ट फेमिनिस्ट? इंडिया की फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर आपसे पूछी गई है। ऑप्शन है आपके लीला दुबे, वंदना शिवा, इरावती कर्वे और सावित्री बाई फुले। तो पहली चीज तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि नारीवादी विचारक बताइए, और ये सारे ही आपके फेमिनिस्ट थिंकर हैं, बट इसमें आपको इंडिया का बताना है कि इंडिया में पहले कौन सी है। तो वो आपकी सावित्री बाई फुले हैं। सावित्री बाई फुले ने बहुत ज़्यादा नारीवाद के लिए काम किया था, विमेंस के लिए बहुत काम किया है। तो इनको हम फर्स्ट इंडिया का फेमिनिस्ट थिंकर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? Which article of the Indian Constitution prohibits any discrimination on the basis of sex? तो सेक्स के बेसिस पे या लिंग के बेसिस पे जो हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया जाता है, तो कौन सा आर्टिकल जो है वो उसे जो है वो निषेध करता है या कहीं ना कहीं उसको प्रोहिबिटेड करता है? ऑप्शन है आपका आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो ये आपका अनुच्छेद 15 ऐसी बात करता है। जो ये क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और जब सावित्री बाई फुले की हमने बात की तो आपने नाम सुना है आपके सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फुले का, ये उनकी ही वाइफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेंडर आइडेंटिटी शब्द मूल रूप से दिया गया। द टर्म जेंडर आइडेंटिटी वॉज ओरिजिनली गिवन बाय। तो ये जो टर्म है जेंडर आइडेंटिटी, ये ओरिजिनली किसने दिया है? ऑप्शन है आपका रॉबर्ट जे स्टोलर, केट मिलेट एंड ओकले और क्रेनशॉ। जेंडर आइडेंटिटी जो वर्ड है वो किसने दिया है, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो ये रॉबर्ट जे स्टोलर का नाम अगर आप सुनते हैं तो ये इन्होंने दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर? फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? एलिसन जैगर, मिशेल बैरेट, बेल हुक्स और बेटी फ्रीडन। बेटी फ्रीडन, इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट होगा? ऑप्शन आपको बताना है। इसमें आपका एलिसन जैगर, तो ये फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स और ह्यूमन नेचर बुक है आपकी, ये आपके एलिसन जैगर की बुक है। इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर है फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स और ह्यूमन नेचर जो बुक है ये एलिसन जैगर की बुक है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप मिशेल बैरेट, बेल हुक्स और बेटी फ्रीडन इनकी भी बुक्स को लर्न कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि ये जो भी ऑप्शन में दिए होते हैं कई बार इनसे भी क्वेश्चन जो हैं वो पुटअप होते हैं। बेटी फ्रीडन वगैरह इंपॉर्टेंट थिंकर हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान लिंग का सामाजिक निर्माण होता है? The social construction of gender takes place during which of the following process? Biological process, social process, psychological process, all of the above. जैविकीय प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया या फिर उपर्युक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोशल प्रोसेस जो होता है उसके
ड्यूरिंग आपका जो जेंडर है उसका सोशलाइजेशन होता है। जेंडर सोशलाइजेशन से रिलेटेड आपको डिटेल लेक्चर चैनल पे मिल जाएगा। आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जो जेंडर एंड सोसाइटी की से रिलेटेड है उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है? Which article of Women Constitution ensured the equal pay for equal work for both men and women? तो बोथ मैन एंड women के लिए कौन आर्टिकल जो है वो इक्वल पे की बात करता है कि जो भी महिला है या पुरुष है वो अगर काम करता है तो उसे समान वेतन दिया जाए। ये नहीं कि महिला है तो उसे कम वेतन दे रहे हैं, पुरुष है तो ज़्यादा दे रहे हैं, ये चीज़ ना हो। ऐसा कौन सा आर्टिकल जो है वो ये कहता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, आर्टिकल 35A और आपका आर्टिकल 38D, 39D और 40 का ए। तो हिंदी में इसको अनुच्छेद कहते हैं। तो अनुच्छेद 35, 38, 39 और 40 है, ADDA। तो ऑप्शन जो है वो इसमें कौन सा करेक्ट होगा आपका? तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अनुच्छेद 39D जो है आपका, आर्टिकल 39D जो है वो ऐसा कहता है कि समान वेतन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नारीवादी परिप्रेक्ष्य महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य को एक संरक्षक के रूप में देखता है? Which of the following feminist perspective regards the state as the main guardian to protect women rights? वुमेन राइट को प्रोटेक्ट करने की बात जो है वो कौन करता है? नारीवादी परिप्रेक्ष्य कौन सा है जो महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य को एक संरक्षक के रूप में देखता है? तो लिबरल है पर्सपेक्टिव, रेडिकल पर्सपेक्टिव, मैक्सिकन या फिर नन ऑफ द अबव? उदारवादी परिप्रेक्ष्य, आमूल परिवर्तनवादी, मार्क्सवादी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जो लिबरल पर्सपेक्टिव है। जो उदारवादी परिप्रेक्ष्य है वो नारीवाद में एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है जो महिलाओं के जो भी अधिकार हैं उसको राज्य को एक संरक्षक के रूप में देखता है। कि वो महिला जो राज्य है, जिस राज्य में वो महिला रह रही है उस राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वो राज्य जो है वो उसका संरक्षण करे महिलाओं के अधिकारों का, ऐसी बात करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेमिनाइन मिस्टेक, द टर्म फेमिनाइन मिस्टेक इज गिवन बाय होम? फेमिनाइन मिस्टेक जो वर्ड है वो किसने दिया है, ये आपसे पूछा है। ये वर्ड, ये टर्म किसने दिया है? बेटी फ्राइडन, एन ओकले, मार्गरेट मीड और कूले? इसमें करेक्ट आंसर जो है वो बेटी फ्राइडन का है। ये इसमें बेटी फ्राइडन जो है उन्होंने ये टर्म दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें, बेटी फ्राइडन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कई बार ये जो बुक है इन्होंने फेमिनिन मिस्टेक लिखी हुई है, ये भी पूछी गई है। और बेटी फ्राइडन इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं आपके फेमिनिस्ट थिंकर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओकले और मार्गरेट मीड की भी बुक्स को आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट किताब के लेखक कौन है? हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट? सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट के राइटर कौन है? ऑप्शन है आपका उमा चक्रवर्ती, निवेदिता मेनन, नाओमी वुल्फ और पूजा दुबे। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? तो ये जो बुक है सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट, सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट जो बुक है ये निवेदिता मेनन की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए 243 और 243 को शामिल किया? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 343D, 243D, 243T को to provide for reservation of seats for women and पंचायती एंड म्यूनिसिपैलिटीज़? जो भी नगर पालिकाएँ हैं, जो भी पंचायत हैं, उनमें महिलाओं के लिए सीटों को रिज़र्व करने की बात ये जो दो आर्टिकल हैं ये करते हैं। तो किस संशोधन से ये हुआ था? संविधान में कुछ संशोधन हुए हैं, आप जानते हैं। जो भी संविधान में कमियां थी उनको संशोधन उसमें जोड़कर या कुछ भी नई चीज़ों को संशोधन से जोड़ा जा रहा है। तो ये कौन सा संशोधन था ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है 42, 73, 86, 93।
तो ये अमेंडमेंट इसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं संशोधन। तो कौन सा होगा इसमें करेक्ट आंसर? तो ये आपका 73rd अमेंडमेंट था, आपका 73वां संशोधन था संविधान का, जिसमें पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सरकारी संगठन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनजीओ वर्किंग फॉर विमेन एम्पावरमेंट? कौन सा एनजीओ जो है या जो आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है, वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है? ऑप्शन है आपका क्राई, सेवा, डिग्निटी फाउंडेशन और वर्ल्ड विजन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ये पूछा है। तो इसमें आपका जो सेवा है, SEWA, ये जो है ये आपका एनजीओ है जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी महिला को उसके परिवार के सदस्यों द्वारा इस विश्वास के कारण मारने की प्रथा का वर्णन करता है कि उसने परिवार का अपमान किया? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द प्रैक्टिस of a killing a woman by her family members due to the belief that she has brought dishonor upon the family? तो किसी महिला को उसके परिवार का सदस्य जो है वो इसलिए मार दे कि उन्होंने परिवार का अपमान किया है। तो ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? ऑनर किलिंग, फीमेल फिटिसाइड, डाउरी डेथ और सती प्रथा। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर विमेन जो है वो कोई ऐसा एक्ट कर दे जिससे कि उसके फैमिली को लगता है कि उनका जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं उसे अपमानित होना पड़ा है, उन्हें अपमानित होना पड़ा है, तो ये ऑनर किलिंग का केस होगा और वो अपने सम्मान के लिए की जाने वाली आत्महत्या जो है वो ऑनर किलिंग कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लड़की एक लोअर कास्ट के लड़के से या लव मैरिज वो किसी तरह कर ले और उसके फैमिली वाले उसके अगेंस्ट है, तो वो अपने इसको सम्मान के खिलाफ मानेंगे और अगर उस लड़की को वो मार देते हैं तो इसे ऑनर किलिंग कहेंगे। फीमेल फिटिसाइड आप जानते हैं, कन्या जो भी है, अगर एक मदर के वॉम में जो बच्चा है वो उसका टेस्ट करा के सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करा लिया और पता चला कि वो फीमेल है, बेबी गर्ल है, तो उसे अबॉर्ट कर दिया गया। डाउरी डेथ, दहेज से की जाने वाली हत्या और सती प्रथा आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कारक गरीबी के स्त्रीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है? विच फैक्टर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी? संसाधनों की समान पहुंच, इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस, महिलाओं में शिक्षा का उच्च स्तर, हाई लेवल्स ऑफ एजुकेशन अमंग विमेन, आर्थिक अवसरों तक सीमित पहुंच, लिमिटेड एक्सेस टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, और लास्ट है आपका मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल, स्ट्रॉन्ग सोशल सेफ्टी नेट्स। तो इसमें से कौन सा कारक जो है वो गरीबी के स्थिरीकरण में योगदान देता है? जो भी आपकी फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी की जब बात आएगी तो इसमें से कौन सा जो है वो कारक सही होगा? तो इसमें आपका बात आ रही है गरीबी की या पॉवर्टी की, तो आप देखेंगे कि इसमें ऑप्शन नंबर अगर आप एनालाइज करेंगे तो सी करेक्ट होगा। आर्थिक अवसरों में जो सीमित पहुंच है कहीं ना कहीं, तो वो गरीबी का स्थिरीकरण है। हम देखते हैं जो भी फीमेल होती हैं वो कहीं ना कहीं जो एक लॉ आया था वो इस क्यों आया, वो इसीलिए आया कि इक्वल वेजेस दिया जाए, इक्वल इनकम जो हो वो हो। इक्वल वेजेस यानी कि समान वेतन की बात तभी की गई क्योंकि कहीं ना कहीं जो फीमेल्स थी उन्हें समान वेतन नहीं दिया जा रहा था मेल के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की हिंसा में अपराधी महिलाओं को परेशान करने, डराने या धमकाने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसी तकनीकी का उपयोग करते हैं? इन विच टाइप ऑफ वायलेंस डू प्रिपेटर्स यूज टेक्नोलॉजी सच एज द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया टू हैरास, इंटिमिडेट और थ्रेट वुमेन? तो जो भी हिंसा अपराध जो हैं वो महिलाओं के लिए उनको डराने धमकाने के लिए होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? एसिड अटैक होते हैं, ऑनर किलिंग होती है, ईव टीजिंग होती है या फिर साइबर स्टॉकिंग होती है? इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? तो कहीं ना कहीं जो
महिलाएं हैं उनको डराने धमकाने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया से जिसकी बात की जाएगी तो वो आपका साइबर स्टॉकिंग होगा। साइबर स्टॉकिंग से उन्हें कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से धमकाने डराने और परेशान करने की एक्टिविटी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा जो है वो अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19। आर्टिकल 15, 16, 17 और 19। इसमें करेक्ट क्या होगा? इसमें करेक्ट होगा आपका आर्टिकल 15, जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। वो धर्म, जाति और लिंग के आधार पर नागरिकों के खिलाफ जो भेदभाव होता है, कहीं ना कहीं धर्म को लेके, जाति को लेके, और आप जिस जन्म स्थान में रहे वहाँ पे, और लिंग को लेके, सेक्स को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन या जो भेदभाव होता है समाज में, उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 15 है आपका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारक है जो महिलाओं की मानव तस्करी में योगदान देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन? तो कौन सा एक प्रमुख कारक है जो महिलाओं की मानव तस्करी में योगदान देता है? जो महिलाएं हैं उनके मानव तस्करी में कौन सा जो आर्टिकल है वो कौन सा फैक्टर जो है वो योगदान देता है? तो लैंगिक समानता, मजबूत पारिवारिक संबंध, खराब सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, शिक्षा का उच्च स्तर, जेंडर इक्वालिटी, स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशन, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। तो इसमें जो है वो हम्म, अ, महिलाओं की मानव तस्करी में जो खराब सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं वो योगदान देती हैं। महिलाओं की जो तस्करी होती है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है फीमेल्स की, विमेंस की, वो खराब स्थितियां हैं आर्थिक सामाजिक, इसीलिए होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष मनाया गया था? विच ईयर वॉज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशन फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल विमेंस ईयर? इंटरनेशनल विमेंस ईयर कौन सा मनाया गया? ऑप्शन है आपका ईयर 1970 यानी कि 1970, 1972 यानी कि वर्ष 1972, 1975 1975, 1977 1977। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वर्ष 1975, ईयर 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय महिला संघ द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? What is the name of the magazine published by Indian Women's Association? जो इंडियन विमेन एसोसिएशन है, भारतीय महिला संघ है, कोई पत्रिका का संपादन करता है तो उसका नाम क्या है? स्त्री धर्म, स्त्री, नारी धर्म, औरत। कौन सी वो पत्रिका है ये आपको बताना है, तो वो स्त्री धर्म है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मातृसत्तात्मक समाज में इन मैट्रियार्कल सोसाइटी द एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द हाउस इज द हेड ऑफ द फैमिली? घर की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होती है, या फिर संपत्ति का हस्तांतरण माँ से बेटी को होता है? द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस फ्रॉम मदर टू डॉटर। सारे महत्वपूर्ण फैसले घर की महिला लेती हैं। द इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय द वेमेन ऑफ द फैमिली। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? लास्ट है आपका उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा करेक्ट होगा? तो इनमें जो मैट्रियार्कल फैमिली है उसमें जो परिवार की सबसे बड़ी महिला होती है वो मुखिया भी होती है, संपत्ति का हस्तांतरण माँ से बेटी को होता है, और सारे महत्वपूर्ण फैसले महिला लेती है। तो वो कहीं ना कहीं विमेन डोमिनेंट सोसाइटी होती है। और जो मेल डायमंड सोसाइटी होती है, मेल डोमिनेंट, वो पैट्रियार्कल होती है, और या फिर आपकी वो मातृसत्तात्मक होती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका करेक्ट होगा डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। सो इन्हें ज़रूर से लर्न कीजिए। और जो मैंने आपको एक पैटर्न बताया है कि आप एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो भी कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।